हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार पुलिस का एग्जाम जो है आपको 7 अगस्त से, ठीक है, 31 अगस्त के बीच में होने वाला है। ठीक है, टोटल यह 7 चरणों में आपको आयोजित करा जाएगा। तो आपके पास जो है मैक्सिमम जो है आपको यह 20 दिन का समय मिला हुआ। इस 20 दिनों में आपको किस तरह से तैयारी करना है, आपको एक रणनीति के तहत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा ताकि आपको जो है सक्सेस मिल पाए। ये जो वीडियो है इसी तरह से आपको डेली बेसिस पर वीडियो मिलता रहेगा। और मैंने क्या करा है कि जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से कि आपके प्रश्न बनते हैं एग्जामों में, वहाँ से सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग वीडियो में कवर करते चलेंगे, जिसमें कि आपको जीके एंड साइंस के प्रश्न शामिल होंगे। और मेरी कोशिश रहेगी 15 दिनों में टोटल जो सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका उसे समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो आज हमारा डे 1 होगा और इसी तरह से डेली बेसिस पर आपको डे 1, डे 2, डे 3 करके डे 15 आपके एग्जाम से पहले तक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है कवर करा दिया जाएगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और यदि आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो आपको इस वीडियो से निराश बिल्कुल नहीं होने को साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए दोस्तों, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है ऋग्वेद में वर्णित नदियों के नाम। ठीक है, यानी कि ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर्स मेंशन इन ऋग्वेदा। कहने का मतलब कि जो वर्तमान में अभी हमारी नदियां हैं उसका ऋग्वेदिक काल में क्या नाम था। जैसे आपको पता होगा सतलज, वर्तमान में अभी हम लोग सतलज नदी को जानते हैं, इसका ऋग्वेदिक काल में क्या नाम था, तो इसका ऋग्वेदिक काल में नाम आपको शतुद्री था। ठीक है, ठीक उसी तरह से आपको इंडस नदी, इसका नाम ऋग्वेदिक काल में सिंधु नदी था। ठीक है, रावी नदी का आप लोग नाम बार बार सुने होंगे। रावी नदी का देखिए ऋग्वेदिक काल में नाम परुषणी नदी था, परुषी या परुषणी नदी। ठीक है, चिनाब नदी, ठीक है, इसका नाम आपको अस्किनी था। चिनाब नदी का ऋग्वेदिक काल में नाम अस्किनी था। झेलम नदी का वितस्ता था। ठीक, उसी तरह व्यास नदी का विपाशा था। क्या, व्यास नदी का ऋग्वेदिक काल में नाम विपाशा था। देखिए ये जो 6 नदियां हैं, ठीक है, यहाँ से ही आपको प्रश्न बनते हैं और यह सारे एग्जाम में बनते हैं। पूछ देगा क्वेश्चन आपसे कि बताइए कि वितस्ता नदी का नाम वर्तमान में क्या है, क्योंकि वितस्ता नदी ऋग्वैदिक कालीन नदी थी, इसका वर्तमान में क्या नाम है, तो याद रखिए उसका, इसका वर्तमान में झेलम नदी था। ठीक है, या पूछ देगा आपका छिनाब नदी का ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था, तो अस्किनी था। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट चाहिए तो आपको यहाँ से मैं जूम आउट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक हमारा है बौद्ध संगीतियाँ। जिससे आपको पता होगा बौद्ध धर्म जो हमारे इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जहाँ से कि क्वेश्चन आता है कि अब कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। आप सभी को पता होगा जो है 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। और इन 4 बौद्ध संगीतियों में आपको कभी कभी वर्ष पूछ देता है, स्थान पूछ देता है और किसके शासन काल में हुआ था। ठीक है, तो ये जो है तीनों चीज़ों को हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। किसके शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु किस वंश का शासक था, याद रखिएगा यह जो है आपको हर्यक वंश का शासक था। किस, हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, कब हुआ था ये क्वेश्चन बनेगा, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब, 483 ईसा पूर्व में। तो पहली, दूसरी और तीसरी इस तरह से याद करें, पहली, इसके बाद दूसरी। ठीक है, तो पहली 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक इससे 100 साल बाद, 100 साल बाद इसके यानी 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में, कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए, ठीक उसी तरह से जब यहाँ से तीसरी बौद्ध संगीति आएगा तो 250 ईसा पूर्व। ठीक है, 250 ईसा पूर्व में आपको तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ, पाटलिपुत्र में हुआ था। और उस समय जो पटना का शासक था यानी मगध का जो शासक था वो आपको अशोक था। ठीक है, इसे भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से इसे चाहे तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको रिवीजन के लिए जो है आसानी हो। ठीक है, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति, सेकेंड, तृतीय। देखिए अब चौथी बौद्ध संगीति जो है यह पहली शताब्दी यानी 72 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये 72 ईस्वी एग्जैक्ट टाइम दिया है, किंतु आपको जो है पहली शताब्दी याद रखना। मैक्सिमम क्वेश्चन जो यही आएगा, पहली शताब्दी। जो चौथी जो बौद्ध परिषद हुआ था ये आपको पहली शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था, यह कश्मीर, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ, कुंडल वन में। ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और उस समय जो शासक था वो आपको कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 4 संगीतियाँ आपको याद रखनी है। अब हम लोग
आगे देखेंगे महाजनपद। आप सभी को जैसे पता होगा कि जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें महाजनपदों का जो है रोल काफ़ी अहम हो जाता है। और महाजनपदों का जो हमें साक्ष्य मिलता है, ठीक है, जो उद्गम मिलता है वो अंगुत्तर निकाय से मिलता है चलता है। इसमें बताया है कि उस समय जो है 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने? 16 महाजनपद हुआ करते हैं, ठीक है। तो उन 16 महाजनपदों के हम लोग राजधानी को देखेंगे, क्योंकि 16 महाजनपदों की राजधानी पूछ देता है। पहला महाजनपद हम देखेंगे गांधार, ठीक है। गांधार जो कि वर्तमान में आपको काबुल और रावलपिंडी के बीच के स्थित क्षेत्रों को गांधार के नाम से जानते हैं। और गांधार अभी आपको अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो गांधार की राजधानी आपको तक्षशिला थी। क्या रखिएगा? याद रखिएगा, तक्षशिला थी, ठीक है। ठीक, उसी तरह से अंग, ठीक है, इसे अंग देखिए। अंग जैसा महाभारत सीरियल देखेंगे तो उसमें अंग महाजनपद की जो है चर्चा होती है, जिसके राजा कर्ण था, ठीक है। तो देखिए ये जो अंग है यह बिहार के जो भागलपुर क्षेत्र है और मुंगेर क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को मिलाकर अंग राज्य का जो है निर्माण होता था। और इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी को चंबा, नहीं याद रखिए, इसकी राजधानी आपको चंपा थी। कहाँ? इसकी राजधानी आपको चंपा थी। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला, अंग की राजधानी चंपा, ठीक है। अब मगध हम लोग देखेंगे। देखिए जो महाजनपद था, महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है, यानी राज्य था, वो आपको मगध राज्य था, ठीक है। इसकी जो राजधानी थी आपको गिरिव्रज थी, ठीक है। इसका जो शुरुआती नाम था गिरिव्रज था, फिर इसका नाम हो गया राजगृह हो गया। राजगृह बिंबिसार तक राजधानी रही मगध की, ठीक है। किंतु जब उदयन आर्यक वंश का शासक ही था, ठीक है, जब यह राजा बना तो यह मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। कहाँ? पाटलिपुत्र, ठीक है। जब शिशुनाग शासक बना मगध पे तो यह मगध की राजधानी जो है वैशाली स्थानांतरित कर दिया। और जब अशोक बना तो पुनः यह जो है आपको पाटलिपुत्र राजधानी को ले आया। तो इस तरह से मगध की जो है 3-4 राजधानियां बनी। कौन कौन सी? पाटलिपुत्रा, ठीक है, वैशाली और आपको राजगृह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काशी, ठीक है। काशी महाजनपद जो था, जो काशी है, इसकी राजधानी आपको वाराणसी थी, ठीक है। कहाँ थी? वाराणसी थी, ठीक। उसी तरह से याद रखिएगा वजी संघ, ठीक है, यह एक संघ था। कई वजी जो संघ था यह आपको वैशाली जिला जो कि बिहार में है, इसकी जो राजधानी थी, यहाँ वाराणसी नहीं, याद रखिएगा। वजी की जो राजधानी थी यह वैशाली थी। कहाँ? वैशाली, ठीक है। ये वाराणसी काट लीजिए, मिस टाइप हो गया, ठीक है। वजी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, ठीक है। चलिए, ठीक है। मल की जो राजधानी थी आपको कुशीनगर और पावापुरी। कुशीनगर कहाँ है? यह देवरिया उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और यह वैशाली के दक्षिण जिले जो यूपी से सटे हुए राज्य हैं, जिले हैं, उनसे मिलकर बना हुआ था मल, ठीक है। कुशीनगर देवरिया यहीं पर ही आपको गौतम बुद्ध का जो है मृत्यु हुआ था। और पावापुरी जो था यहाँ पे महावीर का जन्म हुआ था। ये दोनों जो है जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद रखें। वत्स की जो राजधानी थी आपको कौशाम्बी थी, ठीक है। वत्स जो क्षेत्र होता था, जो इलाहाबाद और मिर्जापुर जिला के, इलाहाबाद, मिर्जापुर और गंगा की जो मैदानी इलाका है, ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी आपको कौशाम्बी थी। कोसल जो कि पूर्वी यूपी जो पूर्वांचल में है, ठीक है, इसकी राजधानी आपको श्रावस्ती थी, ठीक है। कोसल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक जो उपदेश दिए थे आपको श्रावस्ती में ही दिए थे, ठीक है दोस्तों। अब मेरी कोशिश रहती है कि आपको जो है एक क्वेश्चन के साथ जो और भी उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं बताऊं, ताकि आपको एग्जाम में जो है हेल्प हो पाए, ठीक है। चलिए देखिए, सुरसेन, सुरसेन भी एक जनपद था। इसका जो क्षेत्र था मथुरा क्षेत्र है वर्तमान में, और इसकी राजधानी भी आपको मथुरा में ही थी, ठीक है। अवंती यहाँ देख रहे होंगे, अवंती की राजधानी आपको उज्जैन थी, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखें विद्रोह के केंद्र और उनके नेता। जैसे आपको पता होगा भारतीय इतिहास जो 1857 ईस्वी क्रांति हुआ था, यह जो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन आते हैं। और जो 1857 ईस्वी क्रांति हुआ था, इसका किस जगह से किस नेता ने, ठीक है, या किस राजा ने जो है जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था, ये क्वेश्चन आपको बार बार हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखें दिल्ली, क्योंकि दिल्ली जो है मुख्य केंद्र रहा था। और दिल्ली पे उसमें मुगल जो वंश था उसका शासक कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। यदि बात करें तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था। और उनके जो सेनापति थे जनरल बख्त खां, इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। तो दिल्ली से बहादुर शाह एवं बख्त खां ने नेतृत्व किया था, ठीक है। कानपुर से देखिएगा नाना साहब, जिनका जो है मूल नाम धोंधुपंत था, ठीक है। इन्हें हम बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र के नाम से भी जानते थे, ठीक है। और तात्या टोपे अजीमुल्ला खान ने मिलकर कानपुर से नेतृत्व किया था।
झांसी से आप सभी को पता होगा रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था और उनके बेटे थे विरजिस कारी, ठीक है। इन दोनों ने लखनऊ से 1897 क्रांति का नेतृत्व किया था। फैजाबाद से, जो कि फैजाबाद देखिएगा, इसे वर्तमान में अब हम लोग जो है अयोध्या के नाम से जानते हैं। और इस यहाँ से मौलवी अहमदुल्लाह ने 1897 क्रांति का नेतृत्व किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था और बिहार आरा से कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे, इन्होंने किया था। और बिहार के लिए गौरवान्वित होने की बात है कि 88 वर्ष की उम्र में भी वीर कुंवर सिंह ने एक इसी लड़ाई लड़ी जिससे कि दुनिया आज भी इनको याद करती है। और बिहार से इस तरह से जो है ये बीपीएससी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बार बार जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बिहार से कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। चलिए देखिए, जो पांचवा टॉपिक है यह है जो भारत में गवर्नर जनरल हुए, ठीक है। तो इसमें काफ़ी जो है कन्फ्यूजन होता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो ये सारे कन्फ्यूजन आपको जो है मैं दूर कर दूंगा। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनने की संभावना भरपूर रहती है। सबसे पहले याद रखिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल करा, ठीक है। कौन सा? देखिए, गवर्नर और गवर्नर जनरल दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब गवर्नर का है तो कोई जो है यानी एक छोटा पद का बोध होता है, किंतु जब वहाँ पर गवर्नर जनरल कह देता है तो उससे यानी कि एक बड़ा जो पद होता है उसका व्याख्या होता है, ठीक है। देखिए, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर यदि पूछ दिया आपको, जनरल हटाइए अभी, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था यह आपको रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो यह वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, जो कि सन 1773 ईस्वी में बना था। कब? सन 1773 ईस्वी में बना था, ठीक है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसको पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया। क्या? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, इस पद को समाप्त करके। तो जब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना तब उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे यह प्रथम थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, जो कि 1833 ईस्वी में बने। यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए, यह बंगाल का गवर्नर जनरल था, यह भारत का गवर्नर जनरल था। अब कहने का मतलब देखिए, यह हमारा भारत देश हो गया, यहाँ पर आपको बंगाल हो गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल का मतलब शासक, बंगाल का ही सिर्फ शासक था, नहीं पता था, किंतु फिर इस पद को कर दिया गया पूरे भारत का गवर्नर जनरल। कहने का मतलब अब जो ये पद था इसको समाप्त करके पूरे भारत का अब जो गवर्नर जनरल बनेगा ये पूरे भारत पर जो है अपना शासन करेगा, ठीक है। तो भारत का गवर्नर जनरल अलग हो जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल अलग हो जाएगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ठीक है। चलिए देखिए, अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम पहले वायसराय। देखिए, जब सन 1857 ईस्वी क्रांति हुआ, ठीक है, तो इसमें अंग्रेजों को यह लग गया कि नहीं, यदि हम भारतीयों को कुछ सुविधाएं नहीं देंगे, ठीक है, और इनके हिसाब से कुछ कानून नहीं बनाएंगे, तो जिस तरह से विद्रोह हो रहा 1857 ईस्वी के विद्रोह को देखते हुए आगे भी इस तरह के विद्रोहें होती रहेंगी, तो जिससे कि ब्रिटिश सत्ता को इससे जो है हानि होने वाला है, ठीक है। और तो इन्होंने कंपनी के शासन को समाप्त किया और वहाँ पे जो है जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था ना, इसे भी समाप्त कर दिया, ठीक है। और इसके जगह पे एक नया पोस्ट का अनावरण किया और उस पोस्ट का नाम था वायसराय, और इसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। तो अंतिम गवर्नर जनरल जो था यह लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि 1856 इसमें लॉर्ड कैनिंग जो है आपको लॉर्ड डलहौजी के बाद भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। इसी के समय में आपको 1857 ईस्वी क्रांति हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि 1857 ईस्वी क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। और जब क्रांति के बाद जो है इस पोस्ट को समाप्त किया गया तो उस समय भी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही था। तो गवर्नर जनरल का पोस्ट को जब समाप्त किया गया तो अंतिम गवर्नर जनरल यह हो गया, कौन? लॉर्ड कैनिंग, ठीक। प्रथम वायसराय भी आपको लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और पहला वायसराय जो है आपको लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। ब्रिटिश भारत के यानी जब अंग्रेजों का शासन था उस समय भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो आपको लॉर्ड माउंट बेटन था। कब था? 1947 ईस्वी तक, ठीक है, यानी 15 अगस्त से पहले तक। किंतु जब भारत स्वतंत्र हुआ तब उसके बाद भी जो गवर्नर जनरल का पद था वह लॉर्ड माउंट बेटन के पास ही था। तो यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि स्वतंत्र भारत का यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के पहले गवर्नर कब बने? तो यह लॉर्ड माउंट बेटन ही बने, ठीक है। और यह अंतिम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यदि भारतीय कहते तो फिर आपको यहाँ पर सी राजगोपालाचारी लगाना है, ठीक है। देखिए ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन जो आपको बार बार इनका एग्जाम में बनते हैं, तो ये जो है टॉपिक आप जरूर याद रखिएगा और इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप
जरूर ले लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा समझ के आप याद करिएगा ताकि आपको दिमाग में जो है आपको अच्छे से यह बैठ जाए। ठीक है, चलिए छठा और टॉपिक है हमारा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में पूछ रहा है आईएनएसी के पहले अध्यक्ष कौन थे। आईएनएसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष जो थे यह डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। एक्चुअली यहाँ राष्ट्रपति टाइप किया गया, राष्ट्रपति नहीं होगा। ये आईएनएस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेन। प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष जो थी वो आपको सरोजिनी नायडू थी, इसे भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब थे। अंग्रेज अध्यक्ष जो थे यह जॉर्ज यूल थे। प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति देखिए यहाँ दिया हुआ सरोजिनी नायडू थी। गांधी जो है, ठीक है, गांधी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे पहली बार? या 1924 ईस्वी की जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसमें बने थे। जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में बने। और सुभाष चंद्र बोस जो है नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में बने थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन जो हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी इसी तरह जो इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक है उसको आगे के वीडियो में लोग डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा मैं, तो जिससे आप वॉच करके जो है अपने तैयारी को और भी मजबूत करिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर करिएगा। और इसी तरह के डेली वीडियो पाने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जो है ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक जाए। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।